नमस्कार दोस्तों, मैं सर वागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के अंदर काव्य दोष। दोस्तों, आज इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे हिंदी के अंदर काव्य दोष। और इससे पहले भी हमने दोस्तों काव्य के गुण वाला एक वीडियो अपलोड कर दिया है और उसे आप देख लें यदि आपने नहीं देखा है तो। दोस्तों, यदि आप हिंदी के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट या कोई भी अन्य किसी प्रकार की यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं समय का ध्यान रखते हुए इस आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काव्य के दोष। जी हाँ दोस्तों, अपन पढ़ेंगे काव्य दोष हिंदी के अंदर। दोस्तों, जिस प्रकार से सबसे पहले आप लोग सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज इस वीडियो के अंदर काव्य दोष की परिभाषा और इसके उदाहरण। दोस्तों, एग्जाम के अंदर या तो काव्य दोष की परिभाषा पूछी जाती है या फिर किसी प्रकार का एक उदाहरण दे दिया जाएगा और एग्जाम्पल के रूप में आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा काव्य दोष है। तो दोस्तों चलते हैं और आज के इस टॉपिक पर अपन देखते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक काव्य दोष। सबसे पहले अपन जानते हैं काव्य दोष की परिभाषा कि जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा यदि उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष यदि होता है, अर्थात काव्य की यदि रसानुभूति जो होती है, काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को ही काव्य दोष कहा जाता है। दोस्तों, अपन यूं समझे कि जिस प्रकार से एक स्वादिष्ट भोजन के अंदर यदि भोजन बना दिया जाए, वो बड़ा टेस्टी हो, स्वादिष्ट हो, और उस स्वादिष्ट भोजन के अंदर यदि बीच के मुंह के अंदर और कोई कंकड़ पत्थर यदि आ जाए तो दोस्तों वो सारा जो स्वादिष्ट भोजन है उसका स्वाद जो है वो किरकिरा हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यदि एक कविता के अंदर एक बहुत अच्छी सौंदर्य की अनुभूति हो रही है, उसके अंदर उसका भाव बहुत अच्छा है, लेकिन यदि उसके अंदर किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है शब्द के अंदर, वाक्य के अंदर, तो दोस्तों वहां पर काव्य दोष होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे श्रुति कटुत्व दोष। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? श्रुति कटुत्व। श्रुति यानी सुनने में, श्रुति यानी सुनने में, जो हमारे कानों के द्वारा सुनने में कटु यानी कड़वे लगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं श्रुति कटुत्व दोष। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब किसी कविता के पढ़ने अथवा सुनने मात्र से, जब भी हम किसी कविता का पाठन करते हैं, वाचन करते हैं या फिर काव्यांश को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने से मात्र से ही हमारे कानों में यदि कटुता उत्पन्न हो जाए, यानी हमारे कानों के अंदर जब उसका भाव समझ में नहीं आए और सुनने से ही कटुता आ जाए अथवा कड़वापन उत्पन्न हो जाए, तो वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। तो दोस्तों वहां पर कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व दोष होता है कि श्रुति यानी सुनने में ही मात्र कड़वापन आ जाए, कटुता उत्पन्न हो जाए। श्रुति कटुत्व अर्थात सुनने मात्र से ही कटुता उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। दोस्तों, इसके अंदर जो हमारे कटु वर्ण होते हैं वो मूर्धन्य वर्ण होते हैं। मूर्धन्य वर्ण जो ऋषि, टेट है, डेडेन है, रेस है, अपने पहले पढ़ा था उच्चारण स्थान के अंदर। और इसके अलावा संयुक्त व्यंजन जो है हमारे कटु वर्ण होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि जैसे कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विशोत कृष्टता, करनी विचारोत कृष्टता। तो दोस्तों इसके अंदर अपन देख रहे हैं बार बार मूर्धन्य वर्ण हमें दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, और इसको जब अपन बोल रहे हैं तो हमें एक कटुता उत्पन्न हो रही है, कड़वापन उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व दोष है। दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में अगर एग्जाम में इस तरीके से लाइनें दे दी जाए और इनके अंदर पूछा जाए इसमें कौन सा काव्य दोष है, तो आप यह ध्यान रखेंगे इसमें श्रुति कटुत्व दोष है। या फिर इस तरह पूछ लिया जाए कि काव्य की किस उक्ति को सुनने मात्र से जिसमें कटुता उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर कौन सा दोष होता है? काव्य अर्थात श्रुति कटुत्व दोष होता है। अगला उदाहरण देखिए। देखते कबू कौतुक इतई देखऊ नेक विचार, कब की इकटक डटी रही टटिया अंगूरिन डार। तो दोस्तों इसके अंदर भी कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व दोष है। यानी दोनों जो उदाहरण अपन ने देखे हैं
उनके अंदर कटुता है, कड़वापन है और मूर्धन्य वर्णों की बहुलता है, इसलिए इसमें कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व दोष है। दोस्तों आगे देखते हैं अपन ग्राम्यत्व दोष। दोस्तों ग्राम्यत्व दोष के अंदर इसकी परिभाषा है कि जब काव्य में ग्रामीण बोलचाल के शब्दों, अर्थात दोष का नाम है ग्राम्यत्व दोष, यानी जिसके अंदर ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का अर्थात शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक शब्दों का या गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। ग्राम्यत्व दोष का मतलब दोस्तों यह है कि जो हमारा शिष्ट समाज है, शहरी समाज जो है, तो उससे हट करके, यानी जिसके अंदर ग्रामीण भाषा के, गंवारी भाषा के जो शब्द है, गंवारू भाषा के ऐसे शब्दों का यदि प्रयोग हो जाता है तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, पहला उदाहरण है इसका कि मूंद पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। दोस्तों यहाँ पर मूंद जो है ग्रामीण भाषा का शब्द है। मूंद शब्द किसका है? ग्रामीण भाषा का। कि मूंद पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल, तो इसमें कौन सा दोष है? ग्राम्यत्व दोष। दोस्तों एग्जाम के अंदर इसकी परिभाषा, और यदि एग्जाम्पल आपको ये दे दिया जाए और इसके अंदर पूछा जाए इसके अंदर कौन सा काव्य दोष है, तो अपन ध्यान रखेंगे कि इसमें यह मूंद शब्द जो है ग्रामीण भाषा का है, गंवारू भाषा का है, तो इसमें ग्राम्यत्व दोष होता है। अगला उदाहरण देखिए, मच्चक मच्चक मत चलो, मच्चक मच्चक मत चलो। तो दोस्तों यहाँ पर ये मच्चक मच्चक शब्द जो दो बार आया है, इनमें यहाँ पर कौन सा दोष है? ग्राम्यत्व दोष है। गंवारू भाषा के शब्द है, ग्रामीण भाषा के शब्द है ये, तो इसके अंदर ग्राम्यत्व दोष है। एग्जाम के अंदर दे दिया जाए कि मच्चक मच्चक मत चलो, इसके अंदर कौन सा काव्य दोष है? तो दोस्तों इसमें ग्राम्यत्व दोष है। कौन सा दोष है? ग्राम्यत्व दोष। आगे कैसे कहते हो, कैसे कहते हो इस द्वार पर फिरी कभी न आओ। दोस्तों इसके अंदर यहाँ शब्द आ रहा है द्वार, फिरी, ये ग्राम्यत्व दोष है, ग्रामीण भाषा के हैं, गंवारू भाषा के हैं, तो इसमें भी ग्राम्यत्व दोष है। अगला उदाहरण देखिए, पढ़े खटोले पर रहे नींद न आई रात। दोस्तों यहाँ पर खटोले शब्द आ रहा है और ये हमारा ग्राम्यत्व भाषा, गंवारू भाषा का शब्द है और ग्रामीण भाषा का शब्द होने के कारण इसमें भी ग्राम्यत्व दोष है। पढ़े खटोले पर रहे नींद न आई रात, अर्थात जिसमें ग्रामीण भाषा के, ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो और जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध हो, असंस्कृति सूचक शब्द हो, ग्रामीण भाषा के गंवारू शब्द हो, तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण याद रखेंगे। दोस्तों आगे देखिए, अक्रमत्व दोष। अक्रम का मतलब जिसका क्रम सही नहीं हो। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि जहां वाक्य रचना में शब्दों का क्रम यदि सही नहीं हो तो वहां अक्रमत्व दोष होता है। यानी जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं और उसका क्रम सही नहीं हो तो वहां क्या हो जाएगा? अक्रमत्व दोष होगा। ठीक है ना? तो अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं अपन कि जैसे घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। दोस्तों यहाँ पर क्रम सही नहीं है इसका कि घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी, जबकि इसका सही क्रम किस प्रकार से होगा? घंटों लेके हरि को जननी गोद में बैठती थी। तो दोस्तों इसका क्रम सही नहीं है और क्रम सही नहीं होने के कारण, क्योंकि शब्दों को आगे पीछे रख दिया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष होगा? अक्रमत्व दोष होगा। अगला उदाहरण देखिए कि राम गए वन में भरत पहुंचे कुछ दिन में। दोस्तों यहाँ भी क्रम इसका सही नहीं है। इसका क्रम सही होगा कि राम गए वन में और कुछ दिन में भरत पहुंचे। राम जैसे वन में गए तो कुछ दिन में भरत भी वहां वन में पहुंच गए, तो इस तरीके से इसका क्रम होना चाहिए। दोस्तों अगला देखिए, मानुषी भूमि बांदरी करो। उपयुक्त वाक्य के अंदर कौन सा काव्य दोष है? तो दोस्तों यहाँ पर अकर्मत्व दोष है। कौन सा दोष है? अकर्मत्व दोष। अमानुषी भूमि यानी भूमि को मनुष्य और बांदरों से हीन कर दूंगा,
दोस्तों जबकि यहाँ वानरों से और मनुष्य से, मतलब यहाँ पर वानर पहले आना चाहिए था कि ए मानुषी भूमि ए बानरी करो, ए बानरी भूमि ए मानुषी करो, इस तरह से होना चाहिए, यानी भूमि को वानरों और मनुष्यों से हीन कर दूंगा, इस प्रकार से इसका क्रम होना चाहिए। आगे देखिए, सीताजू रघुनाथ को, सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल। तो दोस्तों यहाँ पर भी काव्य दोष है और क्रम सही नहीं है इनका। इसका क्रम होगा सीताजू रघुनाथ को पहराई, यहाँ पर आएगा पहराई अमल कमल की माल। सीता जी ने जैसे ही रघुनाथ को, श्री राम जी को अमल कमल की माल, अमल यानी स्वच्छ, कमलों की जब माला, कमल के फूलों की जब माला उसको पहनाई, तो जनु सबन की हृदयावली जगे भूपाल। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्रम सही नहीं है और यहाँ पर कौन सा दोष होगा, अकर्मत्व दोष। चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं, दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष कि जहां लोक व शास्त्र के विपरीत क्रम अर्थात लोक व शास्त्र की दृष्टि से दूषित हो या अनुचित हो, तो वहां पर दुष्कर्मत्व दोष होता है। दोस्तों नाम से आ रहा है कि दुष्कर्मत्व, दुष्का मतलब दूषित हो, क्रम जहां पर अर्थात शास्त्रों की दृष्टि से जहां क्रम दूषित हो, अनुचित हो, तो वहां पर दुष्कर्मत्व दोष होता है। जैसे कि राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। दोस्तों यहाँ पर क्रम जो है दूषित है कि राजन देहु तुरंग मोही, तुरंग यानी होता है घोड़ा और मतंग यानी हाथी। जब राजा से एक हाथी को और एक घोड़े को मांगा जा रहा है, दोस्तों मूल्यवान कौन होता है इसमें, क्योंकि मतंग जो होता है हाथी, इसकी कीमत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो राजन से मतंग मांगना था और उसके बाद में तुरंग को मांगना था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है क्रम कि राजन देहु मतंग मोही, यहाँ पर क्या आना चाहिए, मतंग। राजन देहु मतंग मोही अथवा देहु तुरंग, यानी राजन या तो मुझे आप हाथी दे दो, अगर हाथी नहीं देना चाहते तो मुझे घोड़ा दे दो। जबकि पहले यहाँ पर घोड़े को मांगा, जब घोड़ा ही नहीं मिल रहा तो हाथी कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखिए कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ला जायो। दोस्तों यहाँ पर भी क्रम सही नहीं है, दुष्कर्मत्व दोष है। और इसके अंदर देखिए मारुत नंदन मारुत को, कि जो वायु है, पवन है, उसके मन को खगराज को वेग ला जाए। तो एक तो मन की गति और एक खगराज, खगराज होता है दोस्तों पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़। तो यहाँ पर खगराज जो था मन से पहले आना था और मन इसके बाद में आना था, क्योंकि मन की गति ज्यादा होती है। दोस्तों देखिए मारुत नंदन मारुत को खगराज को मन को वेग ला जायो। तो इस प्रकार से क्रम होना चाहिए था और यहाँ पर इनका क्रम जो है अनुचित है, तो यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष है। आगे देखिए पैसे दे दो 5, पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 दे दो। दोस्तों जब 5 रुपए नहीं मिल रहे हैं तो 10 कहाँ से मिलेंगे, तो सबसे पहले इसको 10 मांगना था, इसके बाद में 5, यानी उल्टा क्रम है, अनुचित क्रम है। तो यहाँ पर इसका सही क्रम होगा कि पैसे दे दो 10, पैसे दे दो 10 नहीं तो दे दो 5, नहीं तो 5 दे दो, पैसे दे दो 10 नहीं तो 5 दे दो। तो इस प्रकार से क्रम होना था। तो दोस्तों यहाँ पर क्रम सही नहीं होने के कारण इसके अंदर दुष्कर्मत्व दोष है। एग्जाम के अंदर आ चुका है कई बार कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ला जाए, तो इसके अंदर कौन सा काव्य दोष है, तो दोस्तों इसके अंदर दुष्कर्मत्व दोष है। और चलिए दोस्तों आगे देखो क्लिष्ट दोष। जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ सहज में समझ नहीं आए और अर्थ को समझने के लिए हमें बहुत अधिक माथापच्ची करनी पड़े, तो वहां दोस्तों क्लिष्ट दोष होता है। क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, यानी ऐसे शब्दों का इस प्रकार से कठिन स्तर दे दिया जाए कि जिनको समझना हमें सहज में आसान नहीं हो, तो वहां पर क्लिष्ट दोष होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे एम सुतापति वाहन प्रिय, एम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर, यानी इसमें कोई भी रति नहीं है, फेर नहीं है, तुम अपने आप में क्या हो, क्या हो अपने आप में। देखिए इसका अर्थ अपन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, माथापच्ची करनी पड़ेगी, इसके लिए अपन को गहराई में जाना होगा। दोस्तों देखिए हेम सुता, तो हेम का मतलब यहाँ पर है पर्वत की पुत्री, सुता यानी पुत्री, और पर्वत की पुत्री कौन थी,
पार्वती, पर्वत पुत्री कौन थी? पार्वती। हेम सुता पति वाहन, कि पार्वती का जो पति है, पार्वती का पति कौन? भोलेनाथ शंकर। और उनका वाहन प्रिय, उनका प्रिय वाहन क्या था? बैल था, नादिया था। तो हेम सुता पति वाहन प्रिय, कि पर्वतराज की जो पुत्री पार्वती है, पार्वती के पति का वाहन अर्थात शंकर भगवान का जो वाहन है बैल है, तुम इसमें रति न फेर, तुम अपने आप में बैल हो, मूर्ख हो। तो दोस्तों यहाँ पर व्यंग कसा है और वाक्य को इस प्रकार से कहा है कि इसका अर्थ समझने के लिए हमें बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ी है कि पार्वती के पति जो शंकर का वाहन है अर्थात बैल है, तुम अपने आप में क्या हो? बैल हो, मूर्ख हो। तो इस तरीके का संकेत इसमें दिया है। आगे देखिए दोस्तों अगला कि सारंग ले सारंग चलो, सारंग ले सारंग चलो, सारंग पूगो आए, सारंग सारंग मैं दियो, सारंग सारंग माए। तो दोस्तों इसमें देखिए सारंग सारंग ये 7 बार जो अलग अलग है, इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। देखिए सबसे पहले जो सारंग आया उसका अर्थ है घड़ा। सबसे पहले सारंग का अर्थ क्या है? घड़ा। और दूसरे सारंग का अर्थ क्या है? सुंदरी। सारंग ले सारंग चलो अर्थात घड़ा लेकर के सारंग यानी सुंदरी चली। जैसे ही सारंग का अर्थ यहाँ पर घड़ा, घड़ा लेकर के और सुंदरी जो है चली अपने आप में पानी भरने के लिए। और तीसरा देखिए यहाँ पर बादल, सारंग पूग्यो आए, जैसे ही घड़ा लेकर के एक सुंदरी पानी के लिए चली तो अचानक क्या आ गए? बादल आ गए, वर्षा आ गई। तो तीसरे सारंग का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर वर्षा हो गई। ठीक है ना। आगे देखिए सारंग सारंग में दियो, उस सारंग को, घड़े को, वस्त्र को, सारंग का मतलब यहाँ वस्त्र, कि वस्त्र को, धोती को सारंग में दियो। सारंग यानी घड़ा, सारंग यानी घड़ा। तो सारंग में दियो अर्थात उस वस्त्र को किसमें दे दिया? घड़े के अंदर दे दिया। सारंग सारंग माय, तो ये सारंग यानी सुंदरी, यहाँ सारंग का अर्थ क्या है? सुंदरी। तो सारंग सुंदरी सारंग माय अर्थात सरोवर के माय, अंतिम सारंग का अर्थ है यहाँ पर सरोवर। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए इसको, सारंग ले सारंग चलो, एक सुंदरी, घड़ा लेकर के एक सुंदरी चली और सारंग पूगो आए, तो अचानक क्या आ गई? बादल आ गए, वर्षा आ गई। सारंग सारंग में दियो, तो यहाँ पर सारंग का अर्थ है वस्त्र, की वस्त्र को किसमें दे दिया? घड़े में। और सारंग सारंग माय, तो सुंदरी जो थी वो सरोवर के अंदर चली गई पानी भरने के लिए। तो यहाँ पर कितनी माथापच्ची अपन वो करनी पड़ रही है अर्थ को समझने के लिए। आगे देखिए मंदिर अरद अवधि हरि बधी गए, मंदिर अरद अवधि हरि बधी गए, हरि आहार चली जात। तो दोस्तों यहाँ पर भी अपन को अर्थ आसानी से समझ में नहीं आ रहा है इसका, और इसके लिए भी अपने मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए मंदिर अरध अवधि, मंदिर अरध, तो यहाँ पर मंदिर का मतलब यह मास, महीना से तात्पर्य है कि महीने का आधा अर्थात कितने दिन? अरध अवधि, महीने की आधी अवधि अर्थात 15 दिन। तो यहाँ पर मंदिर अर्ध का मतलब है 15 दिन। कितना है? 15 दिन यानी महीने का आधा। हरि बधी गए, हरि आहार चली जात। और हरि आहार, हरि का मतलब होता है शेर, और शेर का जो आहार है अर्थात भोजन जो है शेर का, वो क्या होता है? मांस होता है। क्या होता है दोस्तों? मांस। तो हरि आहार चली जात, तो यहाँ पर मंदिर अर्ध का अर्थ है 15 दिन और हरि आहार यानी मांस। तो धीरे धीरे वो महीना पूरा बीत जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको अर्थ को समझने के लिए बहुत मशक्कत हमें करनी पड़ रही है, माथापच्ची करनी पड़ रही है। यानी आगे देखिए, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया ने आवती। दोस्तों इसको समझिए आप कि लंकापुरी पति को, कि लंका का जो मालिक था, पति स्वामी, लंका का पति जो रावण है, उस रावण का पति को जो भ्राता, उसका जो भाई था, उसके भाई का नाम था कुंभकर्ण, को तासु प्रिया ने आवती। उसकी प्रिया कौन थी? नींद थी उसकी प्रिया। दोस्तों उसकी प्रिया कौन थी? नींद। कि लंकापुरी पति को, लंका का जो मालिक है अर्थात लंका का जो पति है, स्वामी है रावण, और उसका जो भ्राता भाई है कुंभकर्ण, तासु प्रिया ने आवती, उसकी प्रिया, उसकी जो नींद थी वो उसको नहीं आती है। यानी 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। तो इसका अर्थ ये है दोस्तों। आगे देखिए, वेद नखत ग्रह जोर के, वेद नखत ग्रह जोर के। दोस्तों वेद कितने होते हैं? वेद 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद। तो वेद नखत, वेद 4, नखत यानी नक्षत्र कितने होते हैं? 27,
और ग्रह 9 होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 4 + 7 + 9 कितने हो गए? 40 हो गए। तो वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ करके अर्ध करी, इनको आधा कर देंगे तो 40 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। हम खात, अर्ध करी हम खात, और उसको हम खाते हैं यानी 20, तो इससे बन गया हमारा विष, विष यानी जहर। तो दोस्तों यहाँ पर जहर की तरफ संकेत किया है इसके अंदर। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए बहुत क्लिष्ट हैं, टेढ़े हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा काव्य दोष है, तो दोस्तों इनके अंदर क्लिष्टत्व काव्य दोष है, क्लिष्टत्व दोष। ठीक है ना, अपने आप में ही क्या है? क्लिष्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे देखिए अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व दोष के अंदर पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जहां काव्य में लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों के विपरीत प्रयोग किया जाए, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो कि उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो किसी विशेष शास्त्र के अंदर ही अगर वो प्रयुक्त होते हैं तो वो अप्रतित्व। अप्रतित्व का मतलब होता है कि जो कि साधारण शब्द नहीं हो, यानी किसी विशेष शास्त्र में से जो लिए गए हो, तो ऐसे दोष को कौन सा दोष कहते हैं? अप्रतित्व दोष। तो देखिए उदाहरण देख लेते हैं अपन इनका कि तत्व ज्ञान पाकर हुए आस्य दलित समस्त। दोस्तों यहाँ पर आस्य शब्द जो है हमारा विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है, और इसी कारण यहाँ पर कौन सा दोष है? अप्रतित्व दोष है। अगला देखिए हिय तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभाव। तो यहाँ पर इसके अंदर अपन देख रहे हैं अनुभाव शब्द है, इसका अर्थ होता है चेष्टाएं। क्या होता है इसका अर्थ? चेष्टाएं। और आस्य का मतलब यहाँ होता है वासना से। तो चेष्टाएं शब्द जो आया है अनुभाव, यह हमारा विशेष शास्त्र अलंकार शास्त्र के अंदर इसका प्रयोग होता है पारिभाषिक शब्दावली के रूप में, और इसके अंदर अप्रतित्व दोष है। आगे देखिए हिय तल बसी, आगे देखो जग जीव जतिन की छूटी तटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी। तो यहाँ पर तटी का अर्थ क्या होता है? मुद्रा होता है। दोस्तों इसके अंदर भी अप्रतित्व दोष है। आगे देखिए अपन अगला देखते हैं च्युत संस्कृति दोष। दोस्तों यहाँ पर संस्कृति शब्द का अर्थ होता है व्याकरण। संस्कृति शब्द का क्या अर्थ होता है? व्याकरण। कि जो शब्द हमारे व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो, जब काव्य में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके और काव्य की रचना की जाती है, तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष होता है। अर्थात जहां व्याकरण का उल्लंघन हो रहा है, व्याकरण की दृष्टि से शब्द की जो शुद्धि नहीं है, यानी शब्द के अंदर शुद्धि नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से हमारा वाक्य गलत है, शुद्ध नहीं है, तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए इसका, राजद्वार से हाथी जाती है, राजद्वार से हाथी जाती है। दोस्तों बताएं इसके अंदर किस तरह की अशुद्धि है? दोस्तों इसके अंदर राजद्वार से हाथी जाती है नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जाता है। राजद्वार से हाथी जाता है। तो व्याकरण संबंधी यहाँ पर क्या है? अशुद्धि है, और व्याकरण के जो नियम है उनके अनुसार काव्य की रचना नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष हो गया? च्युत संस्कृति दोष। तो राजद्वार से हाथी जाता है। अगला देखिए मर्म वचन जब सीता बोला। दोस्तों सीता यहाँ पर कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो मर्म वचन जब सीता बोला की जगह क्या आएगा? बोली। क्या आएगा? बोली। मर्म वचन जब सीता बोली, तब जाकर के ये शुद्ध होगा। तो यहाँ पर ये अशुद्ध है। अगला देखिए निरास्ता छोड़ो आशा से लोका, निरास्ता छोड़ो आशा से लोका। तो यहाँ पर नीरसता आएगा, नीरसता छोड़ो किससे? लोक के अंदर आशा से। तो यहाँ पर दोस्तों अशुद्धि है और च्युत संस्कृति दोष है इसके अंदर। आगे देखिए खिले फूल सब गिरा दिया है। तो खिले फूल सब, खिले फूल कितने हैं? बहुवचन है, बहुत अधिक है संख्या के अंदर। तो गिरा दिया तो एक वचन के लिए आएगा। तो यहाँ पर आएगा खिले फूल सब गिरा दिए हैं। क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर दिए हैं, यानी दिया जो शब्द है यहाँ पर गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा दोष है? च्युत संस्कृति दोष है। जब व्याकरण के नियमों का उल्लंघन हो रहा हो तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष पाया जाता है। दोस्तों आगे पढ़ेंगे अपन अश्लीलता दोष। अश्लीलता दोष की परिभाषा देखते हैं पहले
कि जब वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो विरड़ा विरड़ा यानी लज्जा, जुगुप्सा या अमंगलकारी बोधक हो, अर्थात जो शब्द व शिष्ट समाज में बोलने योग्य नहीं होते, तो वहाँ अश्लीलता दोष होता है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अश्लीलता दोष के अंदर ऐसे शब्द जो हमारे अपन ने ग्रामीण तुम पढ़ा ग्रामीण भाषा के शब्द थे, लेकिन यहाँ अश्लीलता दोष के अंदर समाज के अंदर जो शब्द बोलने लायक नहीं है, लज्जाजनक है, अमंगलकारी है, तो वहां पर अश्लीलता दोष होता है। तो अपन उदाहरण के माध्यम से वो समझते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण इसका कि दस्त से खाना खिलाया, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी तो पेशाब मैंने कर दिया। दोस्तों यहाँ पर दस्त से खाना खिलाना, दोस्तों इसमें अमंगल सूचक है, और जब उसको प्यास लगी तो बदले में पानी की जगह क्या दिया, उसको पेशाब मैंने कर दिया। तो दोस्तों ये शब्द मुंह से कहने लायक भी नहीं है, अमंगलकारी है, तो यहाँ पर अश्लीलता दोष है। आगे है रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, तो यहाँ पर पाद शब्द से है कि शरीर से निकलने वाली जो वायु है, अपान वायु, उसको कहते हैं। तो दोस्तों ये शब्द यहाँ पर पाद शब्द है, पेशाब है, दस्त है, ये सब क्या है, यहाँ पर अमंगलकारी है, तो यहाँ पर कौन सा दोष होगा, अश्लीलता दोष होगा। दोस्तों आगे देखिए अधिक पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष यानी जिसके अंदर अधिक पदों का यानी अनावश्यक पदों का बाहुलता हो, जैसे जब वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया जाए, अर्थात अपेक्षा से अधिक शब्द का प्रयोग हो, तो वहां पर अधिक पदत्व दोष होता है। जहां पर शब्दों की कमी हो तो वहां पर न्यून पदत्व दोष होता है, और जहां पर किसी शब्द की आवश्यकता ही नहीं है और बिना किसी आवश्यकता के अगर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे लपटी पुहु पे पद सहेत, सनी सवेद मकरंद, की मकरंद जो होती है, पराग जो होता है पुष्पों के अंदर, वो लपटी पुहु पे पद सहेत सनी सवेद मकरंद। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा है दोष, अधिक पदत्व दोष है। तरल गरल की लघु लहरी, तो इसके अंदर भी क्या है, अधिक पदत्व दोष है। इसी प्रकार मन मेरा स्फटिकाकृति, निर्मल रहे सदा गुरुदेव, तो यहाँ पर स्फटिकाकृति या निर्मल दोनों में से एक शब्द के रखने से इसमें काम इसका चल सकता है दोस्तों, और इसके अंदर भी अधिक पदत्व दोष है। तो दोस्तों आगे देखिए पुनरुक्त दोष, पुनरुक्त दोष के अंदर परिभाषा देखते हैं इसकी सबसे पहले कि जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों का यदि पुनः प्रयोग होता हो, यानी जिनका अर्थ एक ही हो और वो शब्द दो बार यदि आ जाते हैं, तो वहां पर पुनरुक्त दोष होता है। दोस्तों इसके उदाहरण देखते हैं अपन कि कोमल वचन सभी को भाते, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। तो दोस्तों दोनों लाइनों का अपन देख रहे हैं अर्थ एक जैसा ही है कि कोमल वचन और अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ पर कोमल वचन मधुर वचन एक समान है, सभी को भाते और अच्छे लगते भी एक समान है। तो यहाँ पर जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः प्रयोग हो जाता हो, तो वहां पर पुनरुक्त, पुनः यानी पुनः दोबारा से, और वो उक्त यानी कहे गए हो, तो वहां पर पुनरुक्त दोष होता है। अगला देखिए, अगला उदाहरण इसका, दृश्य बड़ा था रम्य, दृश्य बड़ा था रम्य, मंजू सुंदर मन मोहन। दोस्तों रम्य शब्द के ही सारे पर्यायवाची हैं कि रम्य यानी सुंदर, मंजू यानी सुंदर होता है, और मन मोहन कोई मन को भाने वाले अच्छे वचन। तो यहाँ एक जैसे अर्थ वाले, यहाँ पर रम्य, मंजू, सुंदर, मनमोहन एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं, तो यहाँ पर भी पुनरुक्त दोष है। अगला देखिए न्यून पदत्व दोष, न्यून यानी कम, न्यून यानी कम, कि जहां पर वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती हो, न्यून यानी कमी रह जाती हो, तो वहां पर न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु, पानी पावक पवन प्रभु, जो साधु असाधु, और कृपा दृष्टि हो जाए बन जाए सब काम,
तो दोस्तों यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टि से शब्दों की कमी है और इनके अंदर पदों की कमी के कारण इस दोष का नाम है न्यून पदत्व दोष। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन ने पढ़ा काव्य के दोष और मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप लोग दोस्तों इससे पहले हमने इसके अंदर एक काव्य के गुण से संबंधित वीडियो अपलोड किया है और उसके अंदर आप प्रसाद, माधुरी और ओज गुण की परिभाषा सहित आपने यदि नहीं पढ़ा है तो दोस्तों उसको आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आपका फर्ज बनता है कितना पढ़ने के बाद में आप शेयर के आपके कोई किसी प्रकार का चार्ज या शुल्क वगैरह आपका नहीं लगता है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।